कालीन भैया को बचाने वाले किंग ऑफ मिर्जापुर बनने की चाह रखने वाले शरद शुक्ला ने मिर्जापुर की गद्दी को पाने के लिए मिर्जापुर सीजन 1 से लेकर सीजन 3 तक क्या कुछ नहीं किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शरद शुक्ला का किरदार निभाने वाले अंजुम शर्मा ने ऑस्कर विनिंग फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर में छोटा सा कॉल सेंटर ऑपरेटर का किरदार निभाया था। फिल्म डेविड, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, सोना स्पा और वजीर जैसी फिल्मों में भी ये नजर आए हैं। नहीं ना? तो आज सास बहू और बेटिया ने की है इनसे मुलाकात और जाना है एंटरटेनमेंट जगत में इनके सफर के बारे में। साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि कैसे वेब सीरीज मिर्जापुर के जरिए इन्हें दर्शकों से मिला है ढेर सारा प्यार भी। तो आइए करते हैं इनसे बातचीत और जानते हैं इनका सफरनामा। हाय 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 आ गए आप लोग। बारिश बहुत हो रही है, चलते चलते बात करते हैं। शुरुआत तो मतलब मैं बॉम्बे में ही था। मतलब वैसे तो पैदाइश दिल्ली में हुई है, लेकिन बॉम्बे में ही काफ़ी सालों से हैं। शुरुआत ऐसे हुई कि मतलब मैं ग्रेजुएशन करके बाहर निकला और ये था कि भाई अब क्या करेंगे आगे। तो दिलचस्पी हमेशा से बचपन से ही फिल्में देखने का बहुत शौक था। मतलब फिल्में इस कदर देखा करता था मैं जैसे कि कोई इंसान किताबें पढ़ता है। तो बहुत ज़्यादा रुचि रहती थी, कैसी फिल्म है, क्या हो रहा है उसमें, क्या कहानी है। और बहुत बचपन में बड़ा जिद करता था फिल्में देखने के लिए कि कोई भी फिल्म अगर अच्छी आती थी तो ऐसा होता था कि इसको देखना ही है। तो जैसे तैसे फिर आगे मतलब जब ग्रेजुएशन की, और क्योंकि आप जब एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो आपके पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि आप मतलब इस बारे में सोच भी सकें कि अच्छा इस क्षेत्र में कुछ करना है। तो हम भी जो भी पढ़ाई लिखाई चल रही थी, ग्रेजुएशन खत्म किया और ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद ये सोचा कि अब क्या किया जाए। तो एक मुझे पता चला कि एक फिल्म मेकिंग कोर्स है 1-1.5 साल का जो हो रहा है और मेरा बड़ा मन था वो चीज़ करने का। तो मैंने उसमें एनरोल किया और बेसिकली वो पूरा 1-1.5 साल का कोर्स था जिसमें आपको सारी अलग अलग चीज़ों के बारे में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बारे में, चाहे वो सिनेमेटोग्राफी हो, एडिटिंग हो, डायरेक्शन हो, इन चीज़ों के बारे में सारी चीज़ें बताई गई उसमें। सबसे ज़्यादा मुझे मज़ा आता था कि आप, और मेरी क्लास जो होती थी मेरा ख्याल है कुछ 2-3 घंटे होती थी, लेकिन मैं 3 घंटे के बाद भी वहीं पे रहता था, लाइब्रेरी में टाइम स्पेंड करता था, पढ़ता रहता था। क्योंकि मेरे लिए वो ये था कि यार ये सारी दुनिया है बहुत नई मेरे लिए, तो मुझे जितना ज़्यादा मैं इसके बारे में जानूंगा मेरे लिए अच्छा होगा। तो मैं दूसरों की क्लास में जाके बैठता था। मतलब बाद में तो खैर मुझे ये फिल्म बहुत बाद में आई और जब देखा तो बड़ा मज़ा आया और हंसी भी आई कि एक 3 इडियट्स देखी होगी आप लोगों ने। उसमें एक जो रणछोड़ दास, जो आमिर खान ने कैरेक्टर भी किया है, उसमें उनकी एक लाइन है कि भाई ज्ञान हर जगह से आ रहा है, हर जगह बट रहा है, जहाँ पे चाहिए वहाँ से ले लो। तो मैं वैसे ही होता था तब कि अपनी क्लास खत्म हो जाए 2-3 घंटे के बाद, उसके बाद हम यहाँ बैठे हैं वहाँ बैठे हैं। एक फिल्म अप्रिसिएशन का कोर्स होता था जिसमें अलग अलग फिल्में, पुरानी फिल्में, क्लासिक फिल्में दिखाई जाती थी, तो वहाँ पे बैठना। और वो एक मतलब एक ऐसा समय था कि जादुई चीजें लगती थी यार, ये क्या है दुनिया, ऐसी फिल्में और बड़े पर्दे पे आप देख रहे हो और फिर रोक के उनके बारे में, उसके बारे में डिस्कशन चल रहा है। तो बड़ा ही अद्भुत समय था। फिर वहाँ से बाहर निकले, कुछ दोस्त थे जो असिस्टेंट डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा कि भाई हम एक फिल्म पे काम कर रहे हैं, हमें एक 3rd असिस्टेंट चाहिए, तुम करोगे? मैंने कहा करेंगे। फिर उसमें थोड़ा आगे बढ़े, 1-1.5 साल वही काम किया। इस 1-1.5 साल में जो भी मैं काम कर रहा था, बहुत क्लोजली मैंने एक्टर्स के साथ काम किया है, चाहे रीडिंग हो उनके साथ या दूसरी चीज़ें जो भी हो। तो तब मुझे जाके ये लगा कि यार ये काम बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, मैं इसको करना चाहता हूँ। लेकिन मुझे ये तब तक, क्योंकि आपने इतना सारा बाकी कैमरा के पीछे और बाकी सब थोड़ा बहुत काम कर लिया था, तो आपको ये समझ में आ रहा था कि कोई भी चीज़ करनी है तो उसको पहले सीखना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने सोचा कि अगर एक्टिंग करना मैं चाहता हूँ, ठीक है मुझे बहुत एक्सपीरियंस अब है टेक्निकल सारी चीज़ों का, लेकिन मुझे इस चीज़ में बहुत ज़्यादा एक एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। तो मैंने सोचा कि मैं पहले वर्कशॉप्स करूँ, फिर उसके बाद वर्कशॉप्स करने के बाद ये था कि किसी भी आप अपने दोस्तों से आसपास पूछे तो क्या करना चाहिए, तो फिर यही होता है कि भाई कुछ नहीं, अब आप पिक्चर्स क्लिक करवाइए और दीजिए ऑडिशन। तो फिर ऑडिशन देने शुरू किए हमने
और ऑडिशन देने के दौरान में कुछ एक आध चीज़ें मिल भी गई, कुछ शोज और ऐसी कोई चीज़ें, लेकिन मुझे ये लगता था कि यार अभी भी ना मैं पूरी तरह से तैयार नहीं हूँ। तो मैंने कहा मैं अभी थोड़ा और टाइम देना चाहता हूँ अपने आप के ऊपर काम करने के लिए, और मैंने ज़रूरी समझा उस समय थिएटर करना। तो मैंने कुछ फिर लग के 5, 6, 7 साल अलग अलग लोगों के साथ काम किया, स्टेज प्ले, थिएटर करना, स्क्रिप्ट्स, ड्रामा, ये सारी चीज़ें काफ़ी 6-7 साल किया, जैसे उसमें कई लोग हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैंने काम किया उस दौरान वो था मकरंद देशपांडे के साथ। बहुत क्लोजली हमने काम किया, कई प्लेस पे काम किए। तो उसका मैं मानता हूँ कि एक तरीके से वो बहुत बेस रहा मेरा कुछ भी काम करने का बतौर एक्टर। उसके बाद ये जगह हम लोग अभी गुजर रहे हैं यहाँ से, यहाँ पे कितने ऑडिशन दिए हैं। यहाँ पे हम आते थे और यहाँ पे लाइन लगी होती थी। वो जो चीज़ें होती है ना कि भाई आप सुबह अपना नहा धो के पहुँच जाइए बाइक लेके, और फिर आप यहीं रहिए कि भाई क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, यहाँ पे कुछ हो रहा है, वहाँ पे कुछ हो रहा है, यहाँ पे फिर वो मतलब आप लोगों ने सुना ही होगा, बहुत एक जुमला है बहुत फेमस कॉमन यहाँ पे एक्टर्स जब वो कोशिश कर रहे होते हैं अपने एक ब्रेक के लिए कि फिट नॉट फिट, फिट नॉट फिट, फिट तो ये चलता रहता है। तो यही है वो दुनिया जहाँ पे आप हर रोज अलग अलग जगहों पे यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, और फिर ऐसे दौरान ना आपकी नई दोस्तियाँ बनती हैं। आप जिन लोगों से मतलब जो लोग उसी रोल के लिए आए हैं ऑडिशन देने, जो एक तरीके से आप के कॉम्पिटिटर्स हैं, क्योंकि 5, 6, 10, 12, 15 लोग जो भी हैं वो सब एक ही रोल के लिए आए हैं ऑडिशन देने के लिए। लेकिन जब आप एक ही जगह बार बार उन लोगों से मिलते हैं तो फिर आपकी एक अलग सी दोस्ती हो जाती है उनके साथ। के लिए चीज़ें नई नई होती हैं और आप कुछ चीज़ करना चाहते हैं और नहीं होती हैं, तो आपको उस चीज़ का असर तो आपके ऊपर होता है। आप दुखी भी होते हैं, आप निराश भी होते हैं। लेकिन बहुत सारी कविताएं और बहुत कुछ लिखा जा चुका है इन चीज़ों के बारे में। तो आई थिंक अगर आपको पढ़ने का शौक है, कुछ लोगों को सुनने का शौक है, तो बहुत मटेरियल है। जिस तरह से समय बदल रहा है ना, बहुत सारी कविताएं हैं जो आप पढ़ सकते हैं, इंस्पायर हो सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके आप इंटरव्यूज देख सकते हैं, जिनकी जर्नी के बारे में। अब जैसे आज हम ये बात कर रहे हैं, अब मुमकिन है कि जब ये चीज़ बाहर आएगी तो कुछ लोग देखेंगे और रिलेट करेंगे या नहीं करेंगे, जो भी है, बट वो देखेंगे। यही जर्नी का हिस्सा मैं भी रहा हूँ कि मैंने भी कई लोगों को देखा। तो लेकिन उस थोड़े समय के बाद जो उसकी कैरेक्टर्स की, किरदारों की जो एज थी, उम्र थी, वो कम हो गई थी। तो उसके बाद फिर 16-17 साल हो गई थी। तो उसके हिसाब से उन्होंने फाइनल कास्टिंग जो भी है, देव पटेल वगैरह उन्होंने किया। देव पटेल थे और भी जो लोग थे। फिर कुछ समय बाद जो उसकी कास्टिंग डायरेक्टर थी लवलीन टंडन, उनका फ़ोन आया कि भाई कुछ छोटे पार्ट्स हैं, उसके लिए मैं अपने ही जान पहचान के जो लोग हैं, एक्टर्स हैं, उनसे कह रही हूँ कि अगर आप करें तो अच्छा होगा। तो मैं तुमसे भी कहती हूँ एक रोल के लिए। तो मैंने झट से हाँ कर दी, क्योंकि उस समय आप थिएटर ही कर रहे थे और पहली बार आपको कैमरा फेस करने का मौका मिल रहा था। तो स्लमडॉग मिलियनेयर में पहली बार मैंने कैमरा फेस किया और उसके बाद हम भूल गए वो काम करके। तो 1-1.25 साल बाद जब वो फिल्म बाहर आई तो पता चला कि भाई अब ये बन गई है स्लमडॉग मिलियनेयर, ऑस्कर विनिंग फिल्म। तो बड़ा उस समय किसी ने मुझे एक चीज़ बोली थी जो बहुत इंटरेस्टिंग थी कि भाई देखो क्या होता है कि वैसे तो उस फिल्म को तमाम दूसरे अवार्ड्स भी मिले, लेकिन बेस्ट फिल्म, अकेडमी अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म जो होता है, वो एक तरह से देखा जाता है कि वो उसमें सभी का योगदान है। तो उसकी ज़्यादा खुशी होती है सबको, पूरी यूनिट को, जितने भी लोग जुड़े हैं फिल्म से। तो किसी ने कहा था कि देखो अब तुम जीवन में जो भी करो, जो भी चीज़ें बड़ी बड़ी करो, ये करो वो करो, लेकिन ये हमेशा जुड़ा रहेगा तुमसे कि तुम्हारी पहली फिल्म एक ऑस्कर विनिंग फिल्म थी। तो अच्छा था वो चीज़। तो वो था, वैसे शुरू हुई चीज़ें। उसके बाद और बहुत कुछ चीज़ें की, बस कुछ फिल्मों में छोटे मोटे रोल, कभी यहाँ खड़े हो गए, कभी वहाँ हो गए। बड़ी फिल्मों में हीरो हैं, बड़े स्टार, उनके साथ 2-3 लड़के हैं जो चल रहे हैं, तो आप भी चल रहे हो उन्हीं के साथ। जैसे हम कई और एग्जाम्पल हमारे सामने बहुत सारे हैं, पहले भी कई जो सुपरस्टार्स हैं, एक्टर्स हैं, उनकी जो शुरुआत रही वो ऐसे ही थी कि वो आपको दिखते थे, अरे वो देखो वो साइकिल पे जा रहा है, वो वही है ना, अरे वो देखो वो 3 लोगों के साथ वो आ रहे हैं। तो वैसे ही था। फिर धीरे धीरे जो एक्चुअली मेरे साथ क्या था कि बहुत मिनिमम चॉइसेस में भी जो थी, उसमें भी मैं अपने हिसाब से थोड़ा एक वो चुनता था कि यार क्या करना चाहिए, जो
कम चीज़ें आ रही हैं, लेकिन उसमें भी क्या इस समय सही रहेगा, क्या मन है करने का, क्या आपको लगता है, क्योंकि आपको कुछ पता तो इतना ज़्यादा आज भी नहीं है किसी को, या पहले भी नहीं होता है। आप सिर्फ एक अंदाजे से चलते हैं कि इस हिसाब से इस समय ये चीज़ें शायद अगर मैं करूँगा तो शायद इसका कुछ ऐसा नतीजा निकलेगा और वो होगा। वो कभी वैसा होता है, कभी नहीं होता है, लेकिन आपको अपने चांसेस लेने पड़ते हैं। तो हम वैसे ही था कि जो चीज़ें लग रही थी सही, उसको करते चले और करते 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 फिर आगे बढ़ते रहे। इस बारिश के मौसम में बढ़िया हम चल रहे हैं और हमारी किस्मत अच्छी है कि हमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिला है। धीरे धीरे गाड़ी चलती जा रही है और कुछ तो आप लोग कह रहे हैं कि कुछ खाने के लिए आपने बड़ा सही बंदोबस्त किया है, तो बस अब खाने के साथ होंगी बाकी की बातें। अब हम रेस्टोरेंट पहुंच चुके हैं, तो क्या कुछ आज मेन्यू में होने वाला है? क्या मतलब कैसा खाना आप खाना पसंद करते हैं? सिंपल खाना देखते हैं यहाँ पे कितना सिंपल खाना आपने अरेंज किया है। आइए देखते हैं। खासकर जब शूट कर रहा हूँ तो जो मेरे साथ रहते हैं, जो असिस्टेंट हैं, उनको ये ख़ास हिदायत होती है कि आप मैं भूल जाऊँ भरी, लेकिन आप मत भूलना पानी पिलाते रहना। तो हाँ, मतलब इट डिपेंड्स। जब हम मिर्ज़ापुर में शूट करते थे तो ड्राई क्लाइमेट बहुत होता है, डस्ट बहुत होती है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को हाइड्रेट करते रहें। और तो हाँ, उसके अलावा फूड इनटेक इज़ गुड बिकॉज वो वैसे भी फाइबर वगैरह जो होता है वो आपके लिए बेटर होता है। तो इट्स ऑलवेज नाइस कि आप मतलब इस तरीके की चीज़ें लेते रहें सो दैट यू आर हाइड्रेटेड ऑल्सो। इट्स गुड फॉर स्किन, इट कीप्स यू लाइट। तो या आई थिंक ये उनके हिसाब से सबसे सिंपल है, कुछ लीची बेस्ड है, लेकिन पीने में पता चले। आई एक्चुअली डोंट लाइक टू मच ऑफ शुगर इन ड्रिंक्स एंड ऑल्सो। एकदम जो सिंपल हो और करना भी वही चाहिए, जो एकदम सिंपल चीज़ हो, लेस शुगर, रॉ, इट्स बेटर कि आप वही पिए। ऑडिशंस वगैरह दे ही रहे थे और मिर्ज़ापुर से पहले जब धीरे धीरे लॉन्ग फॉर्मेट इंट्रोड्यूस हो रहा था तो एक और शो था इनसाइड एज, क्रिकेट के ऊपर था और उनको भी एक्सेल मीडिया एंटरटेनमेंट ही बना रहे थे। तो उसमें मैं ऑलमोस्ट एक पार्ट के लिए फाइनल हो गया था, मैं वो करने वाला था, लेकिन आई थिंक फाइनली वो नहीं हो पाया। तो ऑब्वियसली जब आप ऐसी स्थिति में हो कि कुछ चीज़ होने वाली है लेकिन वो नहीं हुई तो थोड़ा तो आपको उसका मलाल रहता है, दुख होता है। लेकिन खैर थोड़े समय के बाद आप पता चला कि एक और शो है जो थोड़ा हार्टलैंड में है, देसी है, इस तरीके का शो है, तो वो बनना शुरू होगा। उसमें कुछ दोस्त थे जो ऑलरेडी काम कर रहे थे। तो जैसा कि आपका होता है कि भाई आप किसी भी नए प्रोजेक्ट के बारे में आपको पता चलता है जो अच्छा हो, जिसकी स्क्रिप्ट अच्छी हो, तो आपका मन होता है कि आप उसमें काम करें। तो वैसे ही मतलब हमने कोशिश की, ये देखा कि हम किस रोल के लिए ऑडिशन दे सकते हैं, हमने किए भी एक आध, लेकिन मतलब क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा अहम होती है कि आप जैसे देखेंगे भी मिर्ज़ापुर में कि सबकी कास्टिंग देख के ऐसा लगता है कि हाँ, इसके अलावा वो किरदार किसी और को अगर दिया जाता तो शायद वो उतना अच्छा निखर के नहीं आता। तो ये कास्टिंग का कमाल है। तो अभिषेक बैनर्जी और अनमोल आहूजा इसके कास्टिंग डायरेक्टर कास्टिंग कर रही थी। तो मतलब उनकी एक तरह से जो कास्ट थी, प्राइमरी कास्ट थी, वो हो चुकी थी। और फिर उसके बाद मतलब उसमें मैंने कोशिश की कि भाई ये हो जाए, या अच्छा एक कॉप का रोल था उसमें कुछ हो जाए, लेकिन वो मतलब उसमें कभी एज सही नहीं बैठ रही थी, कभी लुक जिस तरह से चाहिए था वो सही नहीं बैठ रहा था, कुछ भी चीज़ थी। वो भी चाह रहे थे कि कुछ हो, कहीं कहाँ हम कास्ट कर सकें, और मैं भी चाह रहा था, लेकिन वो किसी तरह से चीज़ें बन नहीं पा रही थी। तो खैर वो फिर हो गया सब, और कुछ 15 मतलब उनकी कास्टिंग हो गई और वो आगे बढ़ गए। अब कुछ एक आध महीने बाद, शूटिंग से ठीक 15 दिन पहले मुझे फ़ोन आया एक्सेल ऑफिस से, और डायरेक्टर का कि भाई हम एक रोल देख रहे हैं जो इस सीज़न में सिर्फ एक ही सीन है, इंट्रोडक्शन है, लेकिन अमूमन अगर मुमकिन है ये अगर सीज़न इसका दूसरा बना तो शायद ये थोड़ा और बढ़े।
और फिर वो करके वो एक आध दिन, हाँ मुझे ये ज़रूर याद है कि वो जो सीन था जिस तरह से लिखा हुआ था वो बहुत अच्छा लिखा था। उसकी एक प्रॉपर बिगनिंग थी, मिडल था और एंड था। तो मतलब ये देखा जाता है कि किसी भी अच्छी स्क्रिप्ट का या अच्छे सीन में अगर ये तीनों चीज़ें हैं, उसकी प्रॉपर एक बिगनिंग है, मिडल है, एंड है, तो ये कह सकते हैं कि वो लिखावट अच्छी है। मैंने कहा कि ठीक है, जैसा भी रोल भले ही अभी छोटा है लेकिन वो कहानी अच्छी है और वो सीन बहुत अच्छा है, तो किया और करके भूल गए। मिर्ज़ापुर सीज़न 1 रिलीज़ हुआ, वो इतना बड़ा बन जाएगा ये किसी ने सोचा नहीं था। और अंत में वो जो एक मेरा सीन था जिसमें वो शरद शुक्ला अपना हेड शेव करता है, वो एक ऐसा एक क्यू था जो लोगों को, ऑडियंस को लगा कि अच्छा ठीक है, कुछ और कहानी में क्या होगा ये नहीं पता है, लेकिन हाँ ये किरदार आगे ज़रूर जाएगा। तो वो एक तरह का प्रॉमिस हो गया ऑडियंस के साथ कि ये कैरेक्टर तो आगे जाएगा ही। इसलिए फिर सीज़न 2 डेवलप हुआ तो फिर हमने उसमें अलग अलग तरीके की जो भी तैयारी चाहिए थी कि वह किस तरह से इंसान होगा, क्या सोचेगा, वो समाज के किस तबके से आता है, उसकी अलग अलग चीज़ों पे कैसी सोच है, वो अलग कैसे है, इन सारी चीज़ों से वो किरदार बना और फिर किया। फिर सीज़न 3 में जो सबसे बड़ी चीज़ ये हुई है, जिस तरह से मैं मतलब चाहे वो लोग हों, ऑडियंसेस हों, फैंस हों, सब लोग हों, इवन मीडिया में आप लोग भी, जो सबसे अच्छी चीज़ लगी है, जो जिसके बारे में लोग बात कर रहे हैं, वो है कि वो किरदार एक तरीके से बहुत अलग तरह से, अलग रूप में सामने आया। वो एक बहुत ही कॉन्शियस एफर्ट था, एक डिसीजन था डायरेक्टर की तरफ से कि जो उसका नैरेटिव है वो एक एंटागनिस्ट की तरह देखा जा रहा था सीज़न 2 में, लेकिन वो सीज़न 3 में एक नायक की तरह देखने लगे लोग उसे, क्योंकि कहानी उसे वैसे देखने लगी थी। कहानी में वो एक हीरो की तरह, एक नायक की तरह, एक प्रोटैगनिस्ट की तरह सामने आया। तो वो एक चॉइस थी उस किरदार को लेके जो कहानी में लाई गई, वो बदलाव लाया गया और बहुत मज़ा आया। बहुत अलग अलग सीन्स थे, बहुत कमाल के सीन्स थे, बहुत अच्छे को एक्टर्स थे जिनके साथ कुछ कमाल का काम हुआ, चाहे वो पंकज जी हों, पंकज त्रिपाठी हों, या अली फजल, विजय। तो बहुत ही मज़ेदार सीन लिखे थे और क्योंकि अच्छे लिखे थे इसलिए उसको करने में भी बहुत मज़ा आया। अभी तो खैर मतलब अभी भी आ ही रही हैं बातें, प्रतिक्रियाएं, डिस्कशंस, लोग अभी अपने मैसेजेस, या आप कहीं जाओ तो लोग मतलब अब मैंने आई थिंक पिछले 3-4 दिन से बाहर यहाँ वहाँ जाना शुरू किया है, लोगों से मिल रहा हूँ इंटरव्यूज़ के दौरान, या आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो अब जिस तरह से लोग आपसे मिल रहे हैं वो अभी देख के निकले हैं, तो उनके ऊपर इम्पैक्ट बहुत अलग है। तो वो बात कर रहे हैं, वही उनको पसंद आ रहा है, उनको बहुत अलग चीज़ें लग रही हैं। जिस तरह से वो किरदार है भी सीज़न 3 में वो बहुत सुलझा हुआ, एक सही मंशा से, सही इच्छा से, सही धारणा से, सही ऑब्जेक्टिविटी से वो आगे बढ़ा है हर चीज़ में। तो वो लोग उससे बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, जो उसकी सोच है, जो उसके तौर तरीके हैं। मिर्ज़ापुर के वर्ल्ड का ये जो फिक्टिशियस वर्ल्ड है कहानी का, इसमें वो बहुत ज़्यादा एक होप लेके आता है और एक तरीके उसके बिल्कुल सही हैं, तो लोग उसे बहुत ही एक साफ सुथरी नज़रों से देखते हैं। ये होंगे लास्ट किंग ऑफ मिर्ज़ापुर, तो वो एक चीज़ बहुत चल रही है हर जगह, कुछ भी डालो सोशल मीडिया पे, यहाँ वहाँ हर जगह लोग टैग भी वैसे ही कर रहे हैं, लास्ट किंग ऑफ मिर्ज़ापुर, लास्ट किंग ऑफ मिर्ज़ापुर। मीम एक मैंने वही पढ़ा था, इसी मतलब जिस तरह से जैसे कहानी ख़त्म होती है, मैं वो तो नहीं बताऊंगा एंड, लेकिन वो जिस कहानी का वो उस कहानी का जो एंड है, जो जिस ड्रामेटिक मोमेंट पे वो ख़त्म होती है, वो मोमेंट कालीन भैया और शरद शुक्ला के बीच में, उसको लेके बहुत सारे मीम्स हैं कि अरे भाई कालीन भैया ने क्या किया, अरे भाई एक अलग अलग तरीके के हैं कि भाई रिश्तेदारों, ये समझ में आया है कि रिश्तेदारों पे भरोसा नहीं कर सकते, या माधुरी का और उसका जो इक्वेशन है वो बड़ा वैसा लगा। तो हाँ, अभी बड़ा मज़ा आता है मीम्स देख के, क्योंकि मीम्स भी जब आते हैं तो वो होते तो एक ह्यूमर में है, लेकिन वो एक्चुअली ह्यूमर भी वहाँ पे इसीलिए क्रिएट हो रहा है अब, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था ड्रामा में, कहानी में। तो क्योंकि उसका ड्रामा में इम्पैक्ट बहुत था, तो उसके बाद मीम वर्ल्ड फिर शुरू हो जाता है, उसमें से ह्यूमर निकालना, मजाक निकालना।
कालीन भैया और शरद शुक्ला के बीच में जो भी चीज़ें हुई हैं उसका उसके दिमाग में इम्पैक्ट है, लेकिन वो उसको एक ह्यूमर के ज़रिए, एक जोक के ज़रिए जब देखता है तो उसको देखने में मज़ा आता है। लेकिन वो जोक या वो मीम भी तभी वर्क करेगा जब दिमाग में आपके वो होगा कि अच्छा क्या हुआ था और देखो उसको कैसे पेश किया है। तो वो सारी चीज़ें वो वर्क तभी करती हैं। ड्रीम कैरेक्टर आप अपने दिमाग में नहीं बनाते हो। एक अच्छा किरदार, एक अच्छी कहानी आपके सामने आती है और आप उसमें एक एक करके चीज़ें एक एक स्टेप एक एक सीढ़ी आगे बढ़ते हो और कोशिश करते हो कि उसमें ड्रामा, परफॉर्मेंस, उसका कॉन्टेक्स्ट, उसकी सोच और अलग अलग तरीके से जो उसका आकार है उस किरदार का कहानी में बड़ा होता रहे, उसके दायरे में। और जब वो एक सही तरीके से चीज़ बन जाती है, खड़ी हो जाती है, लोगों के सामने पेश की जाती है और लोगों को पसंद आती है, तब वो एक ड्रीम कैरेक्टर बनता है। तो ड्रीम कैरेक्टर जो एक चीज़ है वो जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तब वो बनता है, लेकिन आप ड्रीम कैरेक्टर को अपने दिमाग में बना के कोई चीज़ नहीं कर सकते, नहीं तो वो आप मतलब वो वैसे वर्क नहीं करती चीज़ें, आप प्रेशर में भी रहेंगे और वो वैसे कभी बनेगा भी नहीं शायद। अभी 2-3 चीज़ें हैं जिस पे हम काम कर रहे थे जो हमें शुरू करनी थी, बस ये पूरा जो दौर है मिर्ज़ापुर का एक बार ये ख़त्म हो जाए, थोड़ी चीज़ें सेटल हो जाएँ तो उस चीज़ को फिर दोबारा वहाँ से आगे बढ़ा के फिर वो चीज़ें आगे की जाएंगी। नहीं, बहुत डिफरेंट हैं, काफ़ी डिफरेंस हैं। एक मुझे लगता है ये मैंने कभी नहीं सोचा, ये मैं अब लोगों से सुनता हूँ जब उनका नज़रिया क्या है, अगर वो एक पैरेलल ड्रॉ करते हैं शरद शुक्ला में और अंजुम शर्मा में, तो एक ठहराव, एक स्थिरता, एक थोड़ी सोच समझ के चीज़ें करने वाली बात जो होती है, शायद वही एक सिमिलैरिटी है। अलावा उसके मुझे नहीं लगता कि कोई और सिमिलैरिटी है। मतलब जैसे मैं उतना कैलकुलेटिव और उतना सोच समझ के आराम से रिस्पॉन्ड करने वाला इंसान नहीं हूँ। मैं काफ़ी अलग अलग सिचुएशंस में मैं सेंसिटिव भी हूँ, इमोशनल भी हूँ, इम्पल्सिव भी हूँ। मैं कोई चीज़ अगर सामने आती है तो उसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया रखने के लिए मतलब कोई भी चीज़ अगर मेरे सामने आती है तो उसकी प्रतिक्रिया बहुत दिल से आती है मेरे सामने। तो हाँ, एक सेंसिटिविटी, एक रिस्पॉन्सिव नेचर जो है मेरा, वो बहुत अलग है शरद से। अच्छा लग रहा है, देखते हैं खाने में क्या है। मैं बहुत ही सिंपल ईटर हूँ, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं बहुत ज़्यादा नहीं खाता हूँ अपने किसी भी मील में, लेकिन अब आपकी तरफ से ये इंतज़ाम किए गए थे और आपका एक वो था कि टेस्ट करिए, तो मैं टेस्ट कर रहा हूँ। पनीर मैं खा लेता हूँ, बहुत कम कर दिया है वैसे मैंने पनीर खाना, क्योंकि उसमें मैं थोड़ा डेयरी अवॉइड करता हूँ, बट थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं क्योंकि टेस्टी बड़ी होती हैं चीज़ें यार। और दिक्कत आज की लाइफ में ये हो गया है कि जितनी भी चीज़ें टेस्टी हैं वो हेल्दी नहीं है। तो लेकिन ठीक है, आज के लिए, आपके लिए आज टेस्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। मुझे घर का खाना ही पसंद है, और मतलब अगर जैसे इंडियन अगर नहीं भी बनता है तो मैं जो भी बनता है घर पे ही खाना और घर पे ही बनवाना पसंद करता हूँ। बहुत ज़्यादा हेवी ना हो, चटपटा ना हो। अब मतलब कुछ सालों से डाइट थोड़ी वैसी रहती है कि बहुत ज़्यादा चटपटा ना हो और ज़्यादा मसाले ना हो, तेल थोड़ा लाइट हो, तो जिससे आप आराम से खा सकें। क्योंकि मुझे लगता है खाने में भी ना इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आप थोड़ा खाएं लेकिन जो इंटरवल है वो बहुत लंबा ना हो। तो ये जनरल चीज़ है बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं खाने को लेके वो नहीं हूँ फिनिकी, जिसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा सोच समझ के। सिंपल हो, अच्छा हो, सात्विक भोजन क्या बोलते हैं ना, खाना सादा भोजन उच्च विचार। बस मैं बना लेता हूँ एग भुर्जी टाइप, चाय बना लेता हूँ। चाय एक्चुअली बहुत समय से नहीं बनाई है, चाय नहीं बनाता हूँ। और मैं दूसरी पास्ता बना लेता हूँ, थोड़ा किनोवा सैलड स्टाइल में, थोड़ी कुछ सब्जियाँ वगैरह डाल के वो बना लेता हूँ। इंडियन नहीं बनाता हूँ मैं। और ये सारा भी एक्चुअली लॉकडाउन के दौरान बनाना सीखा हम सभी ने, आप सब ने भी काफ़ी बनाया होगा, तो वैसा है। तो हाँ, बना लेता हूँ थोड़ा बहुत जो मन करता है।
घी का तड़का लगा के खिचड़ी जैसी होती है, वो अभी भी स्वाद है उसका, तो वो अच्छा लगता है। कभी कुछ और समझ में ना आए और कभी ऐसा कुछ खाने का मन करे, खासकर जब बारिश हो रही हो, तो ये सारी चीज़ें, अदरक, हींग, घी और जीरा, राई, इस तरह की चीज़ें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो खाने में हो तो मज़ा आता है, होने भी चाहिए। बाकी बारिश का मौसम आजकल वैसे ही है, तो मतलब आपको थोड़ा, अगर वैसे तो मैं नहीं खाता हूँ फ्राइड कुछ भी, लेकिन कभी घर में बने हुए कुछ पकौड़े चाय के साथ, वो कभी कभी जी ललचा जाता है, तो लेकिन वो भी घर पे बना हुआ, 2-4 आपने खा लिया। घर पे एक्चुअली ये होता है कि आप घर पे अगर आप शहर के बाहर कहीं जा रहे हैं और वहाँ की कोई ऐसी डेलिकेसी है, तो फिर वो आप, वड़ा पाव जैसी एक चीज़ है, अगर मैं सिर्फ बॉम्बे की बात करूँ तो वड़ा पाव तो आप बाहर ही खाएं तो बेटर है, क्योंकि उसका कुछ एक कमाल का टेस्ट जो भी होता है, ऑथेंटिसिटी जो होती है, वो बाहर जाके ही मिलेगी। दूसरे शहरों में अगर आप जाते हैं, दिल्ली में और यहाँ वहाँ, तो वो सारी चीज़, स्ट्रीट फूड जो होता है वो आपको वहीं खाना चाहिए। लेकिन हाँ, अमूमन आप घर पे अगर इन चीज़ों का शौक़ फरमाना चाहते हैं तो जो भी घर पे बन सकता है वो घर पे खाना प्रेफर करता हूँ मैं। और भी जैसे भेल वगैरह, सूखा भेल, मतलब मेरे लिए ना बड़ा चैलेंज होता है कि कभी किसी अच्छी जगह पे आप जैसे भेल खाने जाते हैं तो देखना पड़ता है कि मन तो बहुत कर रहा है, कभी कभार जब खाया मन तो बहुत कर रहा है, लेकिन अच्छा इसमें मैं क्या क्या खा सकता हूँ और क्या क्या नहीं खाऊँ, तो कुछ चटनी, अच्छा एक ये कम कर देते हैं। मैं जब भी बाहर भी ऐसी स्ट्रीट फूड भी अगर कुछ खाता हूँ या कहीं बाहर भी जाता हूँ खाने, तो उसको थोड़ा कस्टमाइज़ तो करता हूँ अपने हिसाब से कि अच्छा ये चीज़ मत डालिए, वो चीज़ अवॉइड करिए, इस चीज़ को ऐसा करिए। तो कई बार सामने वाला कहता भी है, मतलब वो बेचारा सही होता है कि यार ताज्जुब करता है कि यार यही सब अगर आप निकलवा देंगे तो फिर बचेगा क्या उसमें, तो मैं उसको, स्वाद नहीं आएगा आपको, तो मैं बोलता हूँ आप स्वाद की चिंता मत करिए, स्वाद हम ले लेंगे, आप इसमें डालिए वो जो हम खा सकते हैं, तो मज़ा आता है। जानना चाहूंगी, आज हमारा फूड डे आउट स्टोरी हुआ तो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, बढ़िया, मतलब बहुत चैलेंजिंग था, कहाँ से निकले, सोचा था वहाँ बात करेंगे, बारिश ने करने नहीं दी, फिर हम बैठ गए, फिर हम यहाँ आ गए, अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच आप लोगों के लिए, उम्मीद है अच्छी बातें हुई हैं, आपको जो पूछना था मैं बता पाया। तो सुना आपने, अंजुम शर्मा का सफर इस एंटरटेनमेंट जगत में इतना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी इन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी, की कड़ी मेहनत, और देखे कैसे शरद शुक्ला बनकर इन्होंने सभी दर्शकों का दिल जीत लिया है। लेकिन अफसोस, इस शरद शुक्ला के किरदार को सीजन 3 में मिर्जापुर की गद्दी तो मिली, लेकिन साथ ही मिली मौत, वो भी कालीन भैया के हाथों। खैर, ये तो शरद शुक्ला का सफर था जो सीजन 3 में खत्म हो गया है, लेकिन अंजुम शर्मा, इनका सफर अभी बहुत लंबा है। दर्शकों को उम्मीद है कि जल्द ही अंजुम शर्मा किसी नए किरदार में ढलकर उनको एंटरटेन करें। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, और हाँ, अब तो आप फॉलो कर सकते हैं हमें अपने व्हाट्सएप पर भी, ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।